हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में, नए चैप्टर में। आज से हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये सभी के लिए सेम चैप्टर है और लगभग सारे जो भी टॉपिक यहाँ कवर होंगे वो लगभग सभी बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड में भी सेम है। तो इस चैप्टर की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन में यही देखेंगे कि इस चैप्टर में आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या मेन बात है इस चैप्टर की, क्या खासियत है इस चैप्टर की। ठीक है ना। हर चीज की कुछ ना कुछ खासियत होती है। जैसे हर आदमी की कुछ ना कुछ खासियत होती है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक गुण जरूर होता है, वैसे ही इस चैप्टर की भी कुछ खास चीजें हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है भाई साहब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 7th 8th में थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे, 7th या 8th में थोड़ी बहुत इसके बारे में बताई जाती है, वहां भी ये चैप्टर है और थोड़ी बहुत आप लोग पढ़ते भी हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रिएक्शन के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस करेंगे। 8th और 7th में ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। यहाँ पे हम लोग उस प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिए, क्या है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि फलानी जगह पे बहुत ज्यादा आयरन मिलता है, वहां पे बहुत ज्यादा एल्युमिनियम मिलता है। तो यानी कि हमारे आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि पीरियोडिक टेबल हमारा होता है, पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 118 तक एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है, जिसमें बहुत सारे सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, तीनों फॉर्म के एलिमेंट्स हैं उसमें। और ये सब कहीं ना कहीं मिले हैं, जैसे कि अर्थ के सरफेस में मिले हैं, हमारे इन्वायरमेंट में मिले हैं। हर जगह से हमारे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च चलती रहती है, नई नई खोज होती रहती है। अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। तो वो जो 118 एलिमेंट्स हैं, उन सारी एलिमेंट्स की अलग अलग खास बातें हैं। ठीक है ना। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की अपनी खास बातें हैं, उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वहीं एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम की अपनी खास बात होती है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। उसके बाद बात करें कि सोडियम है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, नाइट्रोजन है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, हीलियम की अपनी अलग होती है। यानी कि सबकी अपनी कुछ कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। तो हर एक एलिमेंट के बारे में वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है पढ़ना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये जितने 118 एलिमेंट्स हैं, इनको 2-3 कैटेगरी में बांट लेंगे और इनका पूरा अध्ययन करेंगे, इन पर पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए, पीरियोडिक टेबल आपका ये है। मैंने इस पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। अगर आप लोगों को ने मेरे लेक्चर आप लोगों ने मेरा देखा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें शुरुआत में भी मैंने ये बात की है। और जो मैंने साइंस का रिवीजन सीरीज मैं करा रहा हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा, तो उसमें भी मैंने जो सबसे पहला लेक्चर रिवीजन के नाम पे, फर्स्ट रिवीजन वीडियो जो है, वो बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वैसे आपके चैप्टर नंबर 5 में भी ये पढ़ना है, लेकिन आप लोग यहां से भी थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या, मैंने बताया था कि ये आप लोग जैसे देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, जैसे 1 2 3 4 5 6 11 13 14 17 18, ये ऊपर से नीचे ऐसे खंबे जैसे बने हैं, इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो लेफ्ट से राइट ऐसे जा रहे हैं, जैसे 1 से 2 गया, ये 3 से 10 तक गया, फिर ये 11 से 18 तक गया, इसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है। और आप एक ध्यान से देखिए कि इनमें एलिमेंट्स को बहुत बारीकी से और अलग अलग तरीके से रखा गया है। ये कोई स्टाइल नहीं बनाया गया। ठीक है ना, कि एक एक को थोड़ा नीचे कर दो, एक को बड़ा कर दो, सीढ़ियां नहीं बनाई गई हैं। ये
कुछ प्रॉपर्टी, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और इनकी कुछ खास बातें हैं, उसके आधार पर इन सबको यहां रखा गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ये 118 एलिमेंट्स टोटल हैं। ठीक है ना, ये जो नीचे वाले दो आप देख रहे हैं, ये नीचे के दो यहां से उठाए गए हैं। यहां से देखिए, ये 57 से लेके 71 तक यहां है और 89 से लेकर 103 तक यहां पर है। तो कुल टोटल 118 एलिमेंट्स की अभी तक खोज हुई है और 118 एलिमेंट्स जो हैं, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपस में मिलती है। ठीक है ना, जैसे कि ये जो लिथियम है, इसकी प्रॉपर्टी सोडियम के साथ बहुत ज्यादा मिलती है, पोटेशियम के साथ बहुत ज्यादा मिलती है, इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया है। ये जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनकी प्रॉपर्टी आपस में बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया। अब ये कैसे है, क्या है, मैंने पहले लेक्चर में भी पढ़ा रखा है और जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर आएगा तब तो डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं, ये कुछ रूल्स के हिसाब से रखे गए हैं। ठीक है, कुछ रूल्स के हिसाब से रखे गए हैं। इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, या तो ये सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या गैस है। तीनों तरीके के एलिमेंट इसमें मौजूद है। मैक्सिमम एलिमेंट सॉलिड में है, लगभग 11 एलिमेंट जो है वो गैस फॉर्म में है और आई थिंक 5 या 6 एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वरना मैक्सिमम के मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद देखा गया कि सॉलिड लिक्विड गैस करने पर तो अध्ययन में इसको स्टडी करने में आसानी नहीं होगी, तो उसके बाद क्या किया गया कि इन पूरे एलिमेंट्स को मेनली 2 भागों में बांट दिया गया, या यूं कहें कि 3 भागों में बांट दिया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। क्या क्या? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। इन 3 कैटेगरी में बांट के और हमने अलग अलग अध्ययन करना है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपस में मिलती है, तो उनको एक अलग कैटेगरी में रख देंगे, मेटल्स के। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक तरीके की मिलती है, तो उनको हम लोग नॉन मेटल्स में रख देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ना मेटल जैसे होते हैं ना नॉन मेटल जैसे होते हैं, दोनों के मिक्सचर जैसे होते हैं, उनको हम लोग मेटोलाइट्स में रख लेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद इस चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को आगे पढ़ना है कि इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या क्या खास बातें हैं, इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किन कारणों से इनको डिवाइड किया गया है, क्या क्या खास बातें हैं सारे मेटल्स की, सारे नॉन मेटल्स की, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना, फिर इसी का यूज करते हुए हम लोग आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड, ये बॉन्डिंग कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, ये कहां से आए, कहां पाए जाते हैं, फिर इनको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर धरती पर ये मिलता है तो क्या लोहे का टुकड़ा धरती पे मिलता है, इतना बड़े बड़े लोहे के टुकड़े धरती पर मिलते हैं क्या और हम उठा लेते हैं? तो नहीं, वहां पे किसी और रूप में मिलता है, फिर उसको हम लोग रिफाइनिंग करके उसको प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम लोग प्योर मेटल प्राप्त करते हैं और अपना जो भी बनाना होता है, जिस भी काम में यूज करना होता है, हम लोग करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ऐसे ही शुरुआत करनी है। ठीक है, इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आपको याद करनी होगी। मैं पहले ही बता दूं कि काफी चीजें जो हैं याद करने वाली है, लेकिन अगर आप समझते हुए नहीं चलोगे तो आपको सिर्फ तोते की तरह रटना पड़ेगा। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि सारी चीजों को समझते हुए चलना, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंकेज है, सब एक दूसरे से लिंकेज है। और आप विश्वास मानिए, अगर आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से देख लिया शुरू से लास्ट तक, तो आपको याद करने में बेहद आसानी होगी और आपके बिल्कुल जुबान पे सारी चीजें रटी होगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग चैप्टर को। मिस्टर सिंगानिया क्लासेस क्लास 10
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैं यही बात कर रहा था अभी कि देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ये 118 एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एनसीईआरटी यही कहता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं इनको यूजुअली तीन भाग में बांटना चाहिए। जितने भी पीरियोडिक टेबल में, ये जो पीरियोडिक टेबल अभी हम लोगों ने देखा, इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको यूजुअली, जैसे कि एनसीईआरटी तो कहता है दो ही भाग में बांटो, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए, अपने पढ़ने के लिए तीन भाग में बांट कर चलेंगे। ठीक है? क्या क्या? एक होता है मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है? अब ये मेटल्स क्या होते हैं? तो आप लोगों ने 7th 8th में ये पढ़ा होगा कि मेटल्स वो होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे, जो कि मैलिएबल हो, जो कि डक्टाइल हो, ब्रिटल ना हो, हार्ड हो। इस तरीके की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है। लेकिन हम लोग वो भी यहां पढ़ेंगे, लेकिन इससे भी थोड़ा सा ऊपर स्टेप पर हम लोग आगे जाएंगे। ओके? नॉन मेटल्स के बारे में क्या पढ़ा था कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, ठीक है, जो डक्टाइल ना हो, मैलिएबल ना हो, यानी कि ब्रिटल हो, यानी कि ज्यादा स्ट्रांग ना हो, उसको नॉन मेटल्स कहते हैं। एक नया शब्द यहां पे आया, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बीचवे वाले होते हैं। ठीक है ना? इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि कोई मान के चलिए चुनाव का समय है तो कोई एक है कि हाँ उसका फिक्स पार्टी है, हम इसी में काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि एक दूसरी पार्टी में होते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं हम इस पार्टी से अपना लड़ेंगे और इस पार्टी से काम करेंगे। और कुछ लोग होते हैं बीच बीचवा वाले, जो थोड़ा बहुत इधर भी मजा लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर भी मजा लेते हैं, जहां से उनको मतलब कि कुछ काम वो इधर का भी करते हैं, कुछ काम इधर का भी करते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ये मेटलॉइड्स भी उसी टाइप का है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल पर ही थोड़ा सा एक बार फिर से वापस आते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक बात यहां नोटिस किया होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया था, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं कि जैसे कि मैं अभी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप इधर वाले को देख रहा हूं। जैसे देखिए ये आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। इन सब की क्या खास बातें होती हैं? तो इन सब की खास बातें ये होती हैं कि ये सभी के सभी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम है तो इसके अंदर देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में, और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम है तो इसमें कैसे होगा, 2 8 1। ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूं कि पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे में 1। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका कितना होता है, 19 होता है, तो इसमें होगा 2 8 8 1। ठीक है ना? फिर रुबिडियम की बात करें तो ऐसे 2 8 18 1। तो आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इन सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि लिथियम प्लस आ जाता है, सोडियम का प्लस आ जाता है, पोटेशियम का प्लस आ जाता है, रुबिडियम का प्लस आ जाता है। अगर हम लोग इस दूसरे ग्रुप की बात करें तो ये बेरिलियम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 8 2। अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो इसमें हो जाता है 2 8 8 2। फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम आ जाएगा 2 8 18 2। तो कहने का क्या मतलब है कि ये भी एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे हैं कि इनके लास्ट सेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखिए 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना,
तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि ये भी अनस्टेबल है, ये भी क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, हटा देगा, ठीक है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी कब होती है, जब आउटर सेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, या एक भी ना हो। तो यहां से 2 हटा देगा और खत्म कर लेगा, यहां से भी 2 हटा देगा, खत्म कर लेगा, यहां से 2 हटा देगा, खत्म कर लेगा। तो यानी कि इसी कारण से बेरिलियम के ऊपर 2+ आता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ आता है, कैल्शियम के ऊपर 2+ आता है, ठीक है ना। और भी इधर के जितने भी ये आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ये एस ब्लॉक वाला ये पूरा, ये पहले 2 ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं, फिर 3 से लेके 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। तो ये सारे के सारे मेटल ही होते हैं। क्या होते हैं, मेटल। यानी कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, यानी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। जैसे कि आयरन का भी मैंने बताया था कि आयरन जो होता है Fe+2 या Fe+3 में एग्जिस्ट करता है। निकिल हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर जो है सो +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी करता है। जिंक का मैंने बताया था, जिंक +2 में एग्जिस्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट, ये सब, अब सबको तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझिए, ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के ऊपर +3 आ जाता है। फिर उसके बाद गैलियम, इंडियम, ये यहां तक, लगभग यहां तक समझिए कि ये जो मैं अभी लाइन बना रहा हूं, यहां तक ये लगभग सारे के सारे मेटल्स हैं। ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और इन मेटल्स की क्या खास बात हो गई कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव ला लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेटल्स की एक नई बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अभी कैटेगराइज मैं करूंगा, पहले थोड़ा सा और वेट कीजिए और थोड़ा अच्छे से समझिए। अब हम लोग थोड़ा, यहां तक तो डी ब्लॉक था, इस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक कहते हैं, और इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि ये पी ब्लॉक का क्या मामला है। तो चलिए हम लोग कोई एक ग्रुप उठा लेते हैं, जैसे कि ये ग्रुप नंबर 17 उठा लेते हैं। ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, इसकी क्या खास बात होती है कि इसके लास्ट में आप देखिए तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का अगर देखिए तो लास्ट में 2, 8, 7। ठीक वैसे ही ब्रोमीन का आप देखिए तो ये आई थिंक 2, 8, 18 और 7, 8 2 10 20 28 2 30 5 35, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। फिर आयोडीन भी कुछ ऐसे ही। तो आप ध्यान में देखिए कि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो 17वां ग्रुप है, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 8 हो जाएंगे। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इसी कारण से F के ऊपर एक निगेटिव आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव आ जाता है, ब्रोमीन के ऊपर एक निगेटिव आ जाता है। ये कार्बन का अगर हम बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी क्या करता है, लास्ट में 5 होता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस आ जाता है, 3 माइनस, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का क्या खेल है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं, तो ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो यानी कि ये पीला वाला छोड़ के आप यहां कार्बन से देखिए, कार्बन, फास्फोरस और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन मेटल्स। और यहां तक मैंने बता ही दिया कि ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो ये जो बीच वाला बच गया ना, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये टेलिनियम, पोलोनियम और ये एटीबी, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स होते हैं, जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहते हैं, और थोड़ा इधर भी मजा लेते हैं, थोड़ा इधर भी मजा लेते हैं। बात समझ में आई ना? और कुछ प्रॉपर्टी इधर की भी इनके अंदर होती है, कुछ प्रॉपर्टी इधर की भी होती है इनके अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है
कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पीरियोडिक टेबल को मैंने क्यों 3 भाग में बांटा। एनसीईआरटी कहता है कि मेटल नॉन मेटल में ही बांटो, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़ दिया कि मेटल, नॉन मेटल और ये बीच बीचवा वाले को मत छोड़ो, इसको मेटोलाइट्स मानो। मेटोलाइट्स होते भी हैं, हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, अभी भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 11th में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो नॉन मेटल्स की क्या खास बात हो गई भाई, कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल कर लेता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है मजेदार। अब सुनते जाइए, अब सुनते जाइए, और यहां से जो चीजें भी आप चाहें सारी चीजें नोट करते जाइए, ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक के आप लोग आराम से नोट करते जाइएगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। मेटल्स आर द एलिमेंट्स डेट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं, सोनोरस होते हैं। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग वो जो 8th और 7th क्लास में जो पढ़े हो उसको आप लोगों का याद आ जाए कि मेटल्स की एक परिभाषा ये भी हो सकती है, मेटल्स की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। लेकिन सबसे मस्त मेटल की डेफिनेशन क्या है, सबसे अच्छा ये वाला, कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यानी कि दूसरों को दे दे, लूज कर दे और पॉजिटिव आयन बन जाए। जैसे कि अभी हम लोगों ने बनाया, एल्युमिनियम का 3+ बनाया, सोडियम का 1+ बनाया, कैल्शियम का 2+ बनाया, तो ये सारे के सारे मेटल्स कहलाएंगे। तो मेटल्स कौन हुए, जो पॉजिटिव अपने ऊपर लेकर आ जाए, जिसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए। क्लियर। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव आता है, लेकिन ये मेटल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आता है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आता है। ठीक, ये एक्सेप्शन में याद रखिएगा बात। डेट्स वाई, इसी कारण से मेटल्स का एक नाम अलग भी दिया जाता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिकॉज ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। तो मुझे लगता है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक दो बातें और, कि भैया ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेनली मेटल्स जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं, तो इस कारण से ये हमारे अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं, और अर्थ के सरफेस पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो मेटल होता है वो एल्युमिनियम होता है, फिर आयरन होता है, फिर आपका कैल्शियम होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद सोडियम आता है। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, और फिर हम लोग उसको आगे प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहां से लेकर और प्रोसेस करके और प्योर एल्युमिनियम निकाला जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम प्योर फॉर्म में तो रहता नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो कैसे उनको निकाला जाता है, हटाया जाता है इम्प्योर को, और प्योर एल्युमिनियम आयरन निकाला जाता है, इस प्रोसेस को आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वाइडली यूज्ड है इनका, यार तुम लोग जानते हो हर जगह पर मेटल्स का यूज है। ये आयरन का, एल्युमिनियम का, घर में हमारे बर्तन होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, आयरन का तो यूज ही मत पूछो, आयरन का तो हजारों यूज है। ठीक है, हमारे घरों में जो बिजली की तार आ रही है कॉपर एल्युमिनियम के वायर की आ रही है, तो बहुत सारा यूजेज है इसके। क्लियर। तो ये थोड़ी बहुत मेटल्स के बारे में बात थी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही ये मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि वीक होते हैं, आराम से टूट जाते हैं। तो ये तो पुरानी वाली बात हो गई। नई, आज हम लोगों ने क्या सीखा, नई बातें क्या सीखी, कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच फॉर्म निगेटिव आयंस, जो कि निगेटिव आयंस बनते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये निगेटिव आयंस बनते हैं। तो नॉन मेटल्स की बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब ये डेफिनेशन अब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। क्लियर।
इसी कारण से नॉन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। एक नया नाम सुन लीजिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स का लिख लीजिएगा, क्योंकि ये निगेटिव आयन लेकर निगेटिव आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर। थोड़ा सा बात मेटोलाइट्स पे कर लेते हैं कि मेटोलाइट्स क्या होते हैं। तो मेटोलाइट्स आर द दो एलिमेंट्स विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो होते हैं उनको मेटोलाइट्स कहते हैं, और दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है ना। तो ये मेटोलाइट्स के मतलब आई थिंक 3 3 6 7 होते हैं, 6 7 ही होते हैं। तो इसको कैसे याद रखा जाए, एक छोटा सा मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं, याद रखिएगा। देखिए, ऐश्वर्या राय का सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो ऐश्वर्या तेरी सब्जी, ये याद करने का एक ट्रिक है, पूरी बासी। ठीक है। तो ऐश्वर्या एएस आर्सेनिक है ये। तेरी यानी कि टीई, ये क्या है? टेलुरियम। ये अभी याद नहीं करना है आपको कि हाँ ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नहीं याद करना। पीरियोडिक टेबल देख के समझ में आ रहा था ना, अभी मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा, डोंट वरी। सब्जी की बात करें तो ये है एसबी एंटीमनी जिसको कहते हैं, और ये है जीई जर्मेनियम जिसको कहते हैं। आप लोग चाहें तो लिख भी लीजिएगा। और ये पूरी जो है ये पीओ है, पोलोनियम। और बासी जो है ये बोरोन है, 20 से बोरोन और सिलिकॉन। देखिए मैं पीछे दिखा देता हूं, यहां पे देख लीजिए, ऐसे ध्यान रखिएगा। ये बोरोन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर जर्मेनियम, अर्सेनिक। तो सिलिकॉन के नीचे आ जाओ, फिर अर्सेनिक के नीचे आ जाओ एंटीमनी और टेलेनियम, फिर इसके नीचे आ जाओ पीओ। अब एक नया नाम भी जुड़ गया है एटी। ये पहले का डायग्राम है इसलिए नहीं दे रखा है, हालांकि एटी भी अब मेटोलाइट्स की कैटेगरी में ही आता है। तो कुल टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 8, 8 जो हैं ये मेट्रोलाइट्स हैं। एटी भी आता है। तो एटी आता है ना, तो इस फॉर्मूले में मैंने एटी का तो कहीं जिक्र किया नहीं है, तो इसीलिए एक इसी में मैंने जोड़ दिया था अपनी तरफ से आंटी, आंटी जिसको कि आप एटी कह सकते हो। ठीक है। तो आंटी ऐश्वर्या, मान के चलिए अब ऐश्वर्या राय तो काफी मतलब एज हो ही गया है, हालांकि हीरोइन की तो कोई एज होती नहीं है, उनको अभी भी मैम ही कहना चाहिए। लेकिन मान के चलिए आपके गांव मोहल्ले में कोई ऐश्वर्या नाम की आंटी हैं, तो आप उनको कह सकते हैं। मैं उतने बड़े एक्ट्रेस को नहीं कहूंगा आंटी, उनका सम्मान है। तो आंटी ऐश्वर्या तेरी सब्जी पूरी बासी। आंटी एटी, ऐश्वर्या एएस, तेरी टीई, सब्जी सब्जी पूरी बासी, बोरॉन और सिलिकॉन। तो ये आपके 8 आ गए। तो यही 8 मेट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल्स की भी होती है और इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी होती है। ठीक। अच्छा, अब यहां पे अगर आपको मेलिएबल का डक्टाइल का मतलब नहीं मालूम है तो चिंता मत कीजिएगा, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मेलिएबल सभी लोगों को मालूम होगा कि अगर किसी भी चीज को पीट के एक थिन शीट्स बना दिया जाए, पतला शीट्स बना दिया जाए, उसको मेलिएबल कहते हैं। डक्टाइल का मतलब हुआ कि उसको पीट पीट के वायर बना दिया हमने, मतलब कि एक बहुत पतला धागा जैसा बना दिया, तो यानी हम कहेंगे कि उसमें डक्टिलिबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि मेलिएबल की बात करें तो एल्युमिनियम बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, क्योंकि आप देखते हो ना, खाने के जितने चिप्स हैं, चॉकलेट है, दूध है, ये अंदर जो होता है व्हाइट कलर का, वो क्या होता है? वो एल्युमिनियम के फॉइल ही तो होते हैं। डक्टाइल में कह सकते हो कि कॉपर बहुत अच्छा डक्टाइल है, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम भी है, गोल्ड भी है। ठीक है ना। तो ये भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अभी चिंता मत कीजिएगा अगर ये टर्म आपको परेशान कर रहा हो तो मुझे लगता है कि आज मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ये अगर मैं नॉन मेटल के बारे में बात करूं तो नॉन मेटल वैसे तो है बहुत कम, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब कितने काम के होते हैं। ऑक्सीजन ना हो तो हमारी जिंदगी नहीं होगी,
नाइट्रोजन सल्फर ना हो तो पेड़ पौधों को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पेड़ पौधे फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है ना, ठीक है। और डायमंड, उसकी तो खैर बात ही छोड़ो। ग्रेफाइट से भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, ग्रेफाइट के रॉड बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये नॉन मेटल्स हैं तो थोड़े से, लेकिन काम के बहुत हैं। वो कहते हैं ना कि है छोटा सा लेकिन काम का बहुत है, छोटा है लेकिन काम का आदमी है। तो वैसे ही नॉन मेटल्स हैं तो बहुत कम, लेकिन बहुत ज्यादा काम के हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग क्लियरली नहीं बता पाते हैं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग अब 100% आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये दिया हुआ एलिमेंट, गिवन एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है। फिर उसके बाद और भी जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है हम लोगों को? मेन रूप से इस चैप्टर में हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो बहुत काम के कंसेप्ट हैं, 11th 12th में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो मतलब ये समझिए ये आपका बेस है बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर किसी लकड़ी को काटना हो तो उसको काटने से पहले थोड़ा सा टाइम अपने हथियार को तेज करने में दो, क्योंकि आपका अगर हथियार तेज होगा तो उस लकड़ी को काटना आसान हो जाएगा। तो ये मान के समझिए क्लास 10th आपका वही है। क्लास 10th आपका बेस बनाता है 11th 12th को भरपूर अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। क्लियर है ना? तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ पे। मतलब बिल्कुल कंपटीशन लेवल तक आप लोगों को बताया जाएगा, और बोर्ड लेवल तो ऐसे ही उड़ा दोगे तुम लोग, डोंट वेरी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।